हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको क्या कर सके, डिस्कस कर सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ मनी। मनी एंड बैंकिंग जो है आपका दोनों में ही मैंने डिस्क्राइब किया आज की क्लास में। तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड विच ऑल्सो एक्ट्स एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। यानी कि मनी क्या है, काफी बार आप चीजों को स्टोर भी कर सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हो कि आपके पास कितना पैसा है। तो ये सब क्या है, एक तरह से आपका स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, बताता है। द मनी जो है, मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड बैंक मनी अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, मनी सप्लाई क्या कर रहा है, आपकी कंट्री को बता रहा है कि आपकी यहाँ पे किस तरह की करेंसीज हैं जो कि चलती हैं। जैसे बैंक नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, बैंक में पैसा कितना है, डिपॉजिट कितना है। नेक्स्ट वन इज दैट इज इंडियन करेंसी। द सिंबल ऑफ इंडियन रूपी come came into use on 15th July 2010. India is the fifth economy after America, Britain, Japan, and European Union to accept a unique currency symbol. It was designed by D. Uday Kumar, a postgraduate of IIT Mumbai. अगर हम इंडिया करेंसी की बात करते हैं तो वो क्या है, हमारा सिंबल है इंडियन। ठीक है, यानी कि हमारा जो सिंबल है वो किस में है, हमारा रुपीज में। दैट इज अ सिंबल। कब आया था, कब यूज किया गया था फर्स्ट टाइम? 15 जुलाई 2010 में। इंडिया जो है वो हमारा फिफ्थ इकोनॉमी है। किसके बाद? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान एंड यूरोपियन यूनियन के बाद। ये यूनिक करेंट सिंबल है जो कि आपको बताता है कि कैसे आपको डिजाइन करना है। किसने किसने बताया था कि कैसे डिजाइन करना है? दैट इज डी उदय कुमार, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन थे ऑफ आईआईटी मुंबई की। The Reserve Bank of India is the sole agency to issue currency notes in India as legal tender. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उसके पास एजेंसी है, उसके पास अथॉरिटी है कि आप क्या कर सको, करेंसी जो है वो क्या कर सके, करेंसी और नोट्स को क्या कर सके, बना सके। दस आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, यानी कि लीगल टेंडर है जिसके पास जो है वो पैसा सेव किया जाता था। आरबीआई Thus, RBI is responsible for the design, production, and overall management of the nation's currency. RBI has its accounting years from July to June. आरबीआई क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसे किस तरीके से डिजाइन करना है, कैसे प्रोडक्शन करनी है, कैसे हर एक चीज को मैनेज करना है अपनी कंट्री की करेंसी को। तो आरबीआई क्या कर रहा है, जुलाई से उनका जो सेशंस होता है अकाउंटिंग ईयर, जुलाई टू जून होता है। While the RBI has the authority to issue bank notes of denominational values of rupees 2, rupees 5, rupees 10, etc. यानी कि आरबीआई के पास क्या अथॉरिटी है कि वो बैंक नोट को जो है वो बनाए। दैट इज हो सकता है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या इससे भी अबव भी। द 1 rupee नोट वॉज प्रिंटेड एंड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि 1 रुपए का जो नोट है वो भी क्या किया गया, प्रिंट किया गया, किसके द्वारा इशू किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। Next are functions of money. The use of money has removed the drawbacks of barter system. Broadly speaking, the function of money may be classified into primary and secondary function. यानी कि जब भी हम functions of money की बात करते हैं तो इसमें कुछ drawbacks हैं barter system में। इसके कारण जो है functions दो में डिवाइड किए गए हैं, that is primary and secondary functions. First one is that is primary function, medium of exchange. Money acts as a medium of exchange of all goods and services. The use of money has greatly facilitated process of exchange by dividing into two parts, that is sales and purchase. It has removed the difficulty of double coincidence of bonds found under the barter system. Therefore, in modern world, we hardly find any evidence of exchange of goods and services without the use of money. मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि पैसा क्या करता है कि आपका एक माध्यम है जो कि आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो बाय गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा। मनी जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको बता रहा है कि ये जो है दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो पार्ट के थ्रू जो है आप एक्सचेंज कर सकते हो। या तो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या तो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो काफी बार जो है डिफिकल्टी होती है चीजों को मैनेज करना, ऐसा उसने कहा है बाटा सिस्टम ने। लेकिन अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, एविडेंस होते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सके, कैसे एक्सचेंज किया है और पैसे को कहाँ पे क्या किया, यूटिलाइज किया।
Next one is that is measure of value. Money helps to measure value of goods and services in terms of price. The use of money has completely removed the confusion regarding value of one good service with the other. This function has greatly facilitated the process of exchange of different goods and services. The value of a good is determined by multiplying its prices with the quantity purchased. Since the price is expressed in monetary units, the value of a good is also expressed in monetary terms. यानी कि आपने जो है पैसे को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, वो आपके किस पे डिपेंड कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के, कि आपके कैसे प्राइजेस हैं। पैसा जो है वो क्या कर रहा है, काफी बार चीजों को कंफ्यूज कर देता है कि हमें पैसा जो है वो कहाँ लगाना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज क्या करने हैं, हमें परचेज करने हैं। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि कैसे आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हो, अलग अलग जो है मल्टीपल परस्पेक्टिव से प्राइस को क्या कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी की बेस पे चीजों को परचेज कर सकते हो। तो प्राइस क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि मॉनेटरी यूनिट्स, कितने यूनिट्स जो है वो आपको कितनी परचेज मिलेगी, कितने गुड्स जो है जिसपे आप क्या कर रहे हो, पैसा जो है वो लगा रहे हो। सेकेंडरी फंक्शंस, स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ। Money is the most convenient and economical means to store wealth which does not lose its value so quickly over time. Thus, it is the most accepted means to store wealth or value. As medium of exchange, you can pay money to buy goods. This means if you have money, you have the power to purchase a good or services. So money has purchasing power. The value of the good is contained in that purchasing power. Hence, value of good is indirectly stored in money. You hold. Similarly, as a seller of good, you receive the money, which means value of good you sold comes back to you through money. यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ वेल्थ, काफी बार जो है जरूरी नहीं होता कि हम हर वक्त पैसा जो है वो खर्च करते रहे। वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे, हमारे हेल्थ पे, वेल्थ पे, कि हम किस तरीके से अपने पैसे को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसा जो है हमारा क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको किस तरीके से अपने गुड्स को क्या करना है, परचेज करना है, ताकि आप क्या कर सको, उसके पास क्या है, पावर है, परचेजिंग पावर है पैसे के पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैसा क्या कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे जो है यूटिलाइज करना है, कहाँ पे आपको यूटिलाइज नहीं करना। तो ये क्या है, सेलर के ऊपर निर्भर कर रहा है, रिसीवर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो पैसे को किस तरीके से, गुड्स को क्या कर रहा है, वो सोल्ड आउट कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, उसके बाद पैसा जो है वापस आ सके। Standard of deferred payments. Deferred payments are those payments which are promised to be made in future. Money acts as a means of deferred payments mainly because it has general acceptability. Its value remains relatively constant over time and it is more durable as compared to other goods. In case of borrowing and lending activities, only money is normally acceptable to be paid at a future date. Goods lose their value over time and due to possibility of lack of double coincidence of bonds, they are not acceptable to settle debts in future. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स क्या है, यानी कि वो पैसा जो आप क्या कर सको, फ्यूचर के लिए क्या कर सको, सिक्योर कर सको वो पेमेंट। तो पैसा क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि अगर कहीं पे भी जरूरत है आपको, ठीक है, समय के मुताबिक अपने गुड्स को परचेज करने के लिए, तो आप वहां पे क्या कर सको, चीजों को परचेज कर सको। आपकी एक्टिविटीज पर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो वहां पे आप शो कर रहे हो, आपके गुड्स कैसे हैं, टाइम टू टाइम आप किस तरीके से जो है डबल कॉन्सिडेंस, ठीक है, कहाँ पे जो है आपको अपने फ्यूचर के जो है डेप्थ के लिए क्या करना है, पैसा जो है वो सेटल करना है। इट्स डिपेंड अपॉन यू दैट वेयर यू हैव टू बी यूटिलाइज योर मनी फॉर योर फ्यूचर perspective. Transfer of value. This function of money is derived from the store of value function of money. Money is used to transfer value from one place to another or from one person to another. As a traveler, when you move from one place to another, you can easily carry money to make necessary transactions on the way. यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पैसे क्या करना है, स्टोर करके रखना है। मनी क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा, वो डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन कि पैसा जो है आपका वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रांजैक्शन, ताकि आपके जो पैसा है वो डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंच सके, आपके बैंक में सेव रह सके, आपके एटीएम कार्ड के थ्रू या विड्रॉ कैश जो है आप फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग क्या कर सके, आपको मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इनकम जो है हमारी किस तरीके से जनरेट की जाती है,
कैसे हम प्रोडक्शन को जो है वो कर सकते हैं। तो वो आपके किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके फैक्टर्स पे, कि फैक्टर्स क्या क्या रहे हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको क्या करना है, सप्लाई करनी है। ठीक है, सप्लाई कैसे करोगे, सप्लायर आप तब बन पाओगे जब आप क्या करोगे, जब आप उसमें इंटरेस्ट लोगे। आप जो बिजनेस आपका देखोगे तो बिजनेस में कितना ज्यादा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपके क्या कर रहा है, आपके नोट पे कर रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को नोट कर रहे हो, यानी कि देख रहे हो। दैट इज योर वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपकी फर्म्स कैसी है, किस तरह की आपके जो है मनी जो है वो आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो आपकी नेशनल इनकम जो है वो क्या कर रहा है, आपको इनकम मेथड जो है वो बता रहा है कि आपके जो है पास इनकम जो है वो कैसे आएगी, यानी कि कैसे जो है आप काम करोगे। Next point is that is liquidity and uniformity of value. Money can be easily carried and is easily divisible into smaller units as per convenience. यानी कि पैसा जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली जो है उसे डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि हमें पता है कि हमें पैसा कहाँ पे कितना जो है वो यूज करना है। तो लिक्विडिटी फीचर्स क्या कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम बैंक से क्या कर सके, पैसा ले सके, विड्रॉ करवा सकते हैं, ताकि हम क्या कर सके, हर एक ट्रांजेक्शन के अमाउंट को देख सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज बैंकिंग। द कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। काफी हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं कि हमें पैसा जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट करना है। ठीक है, हमारे पब्लिक के अकॉर्डिंग, पब्लिक जो है वो डिसाइड करती है कि हमें किस बैंक में जो है पैसा अपना सेव करना है, या किस बैंक पे जो अपना ओपन करना है अकाउंट। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक भी हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, एंड इसके अलावा और भी काफी सारे ऐसे क्या है बैंक है। तो प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक जो है वो हमारे नेम में, दैट इज एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, अमंग अदर्स। तो इसी में से हम दो जो है वो मैंने इसमें डिस्क्राइब किया, दैट इज आरबीआई एंड एसबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। Shakti Kanta Das is the 25th governor of RBI. Monetary policy of India regulated by RBI. ठीक है, तो यानी कि आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक रहा है हमारी कंट्री का, जो कि हमें बताता है कि 1 जनवरी 1949 में जो है एक नेशनलाइज बैंक बना था। उस टाइम पे शक्ति कांता दास जो है वो 25th गवर्नर थी आरबीआई की। मॉनेटरी पॉलिसी है हमारे पास, ताकि हम क्या कर सके, आरबीआई को रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई क्या है, हमारा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का, जो कि आपको बताता है कब नेशनलाइज होता है, 1955 में। अगर हम फाइव, हमारे पास क्या है, फाइव सब्सिडरीज है। एसबीआई क्या कर रहा है, चीजों को मर्ज कर रहा है, एसोसिएट बैंक को एंड बीएमबी बैंक को, ताकि क्या कर सके, फर्स्ट कब मर्ज किया गया था, दैट इज 1 अप्रैल 2017 में। जब ये मर्जर हुआ था तब हमारे पास एसबीआई के पास क्या थे, टॉप 50 ग्लोबल बैंक थे। Next one is that important instrument of monetary policy. First point is that is bank rate. It is the rate of interest that RBI charges for from other scheduled bank on the loans given to them. यानी कि बैंक रेट क्या करता है, वो आपको बताता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरबीआई ले रहा है अगर आप लोन ले रहे हो तो। नेक्स्ट वन इज दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। इट इज द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट द बैंक हैव टू कीप विद आरबीआई, जिससे वो फंड जो कि बैंक ले रहे हैं किससे, आरबीआई से, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट वन इज दैट इज रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच द आरबीआई lends money to commercial banks. Reduction in repo rate helps bank to get money at a cheaper rate or vice versa. यानी कि रेपो रेट क्या है, वो आपको बता रहा है कि आपका जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक में कैसे लगाया गया है आरबीआई ने, और साथ ही साथ बता रहा है रेपो रेट कि आपको हेल्प कर रहा है कि बैंक से आप कैसे जो है कम रेट पर जो है काम कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज रिवर्स रेपो रेट, दैट इज आरआरआर। इट इज द रेट at which the RBI borrows money from commercial banks for short periods. यानी कि कम समय के लिए जो है आरबीआई जो है वो पैसा कहाँ से लेता है, कमर्शियल बैंक से, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। It is a ratio of liquid assets which all commercial banks have to keep in the form of cash, gold, etc., equal to not more than 40% of their total demand and time deposits liabilities.
तो सॉरी गाइस, एसएलआर जो है वो आपको बता रहा है कि आपका जो रेशियो है एसेट का वो लिक्विड का कैसा है। यानी कि आपने जो है कैश लिया है, गोल्ड लिया है, कहाँ पे कमर्शियल बैंक से जो पैसा लिया है वो यहाँ पे आप यूटिलाइज कर रहे हो। साथ ही साथ उसने कहा है कि 40% जो है वो क्या कहता है, डिमांड करता है कि आपके पास लायबिलिटी के बेस पे जो है आपके टो टाइम के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो डिपॉजिट होनी चाहिए आपके कहाँ पे, खाते बैंक में। नेक्स्ट वन इज दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1770। यानी कि 1770 में जो है हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये फर्स्ट बैंक बना था। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट सक्सेसफुल बैंक इन इंडिया वाज बैंक ऑफ बंगाल सेट अप इन 1806। द फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन द कंट्री वाज अवध कमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1881। नेक्स्ट द पंजाब नेशनल बैंक जो है एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले इन लाहौर में इन 1895, ताकि आप आज भी है, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी है, और लार्जेस्ट बैंक है हमारे कहाँ का, इंडिया का। इन 1921 इंपीरियल बैंक जो कि सेटअप हुआ था 1995 में, इसको दोबारा से रीनेम किया गया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज हमारा क्या है, टॉप बैंक है। नेक्स्ट वन इज द step towards social banking was taken with the nationalization of 14 commercial banks on 19 जुलाई 1969। सोशल बैंकिंग जो है वो क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि 14 कमर्शियल बैंक से क्या कर सको, आप डील कर सको। कब से कर रही है, सोशल 19 जुलाई 1969। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज 6 मोर कमर्शियल बैंक आर नेशनलाइज्ड ऑन 15 अगस्त 1980। Next one is that is sectors of commercial bank are agriculture and small scale industry। यानी कि वो क्या कर रहा है, उनको सिक्योरिटी दे रहा है कमर्शियल बैंक, ताकि आप एग्रीकल्चर कर सको या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या कर सको, काम कर सको। आफ्टर 1969 commercial bank are broadly classified into पब्लिक सेक्टर बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। यानी कि दो तरह के हमारे बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, तो कि हमारे 1 अप्रैल 2020 तक है रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।